हेलो एवरीवन। तो आज हम प्यारे बच्चों जो आपका जो भिवानी बोर्ड की साइड है BSc पर जो प्रैक्टिस पेपर दिए गए हैं उसमें आज हम क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का पेपर की रिवीजन करेंगे। मैं आपको इस पेपर में क्वेश्चन के साथ साथ इनके जो आंसर हैं फुली सॉल्व्ड जो पेपर है मैं वो आपको के लिए लेकर आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम कोड A करेंगे, इसके बाद BCDB इसी तरह हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन है, आपने ये पढ़ लेनी है। जहाँ पर जो लिखी हुई हैं इंस्ट्रक्शंस 1 से 20 तक जो हैं एक एक नंबर के हैं। 1 से 26 तक जो प्रश्न हैं वो आपके 2 अंक के हैं और इसी तरह 27 और 28 4 नंबर के हैं। और जो सेक्शन D है इसमें 29 से 33 तक जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर के हैं। और सेक्शन E में जो है 34 से 37 तक क्वेश्चन 5 मार्क के हैं और 38 नंबर जो आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं। ये इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ लेनी है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन A है। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हमें लिखा हुआ है दिए गए जो विकल्प हैं उनमें से हमने सही उत्तर का चयन करना है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है सिंधु सभ्यता के लिए लोग किसकी पूजा करते थे। तो क है पशुओं की, वृक्षों की, ग है शिवलिंग की और उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। दूसरा क्वेश्चन है मिस्र के राजा को क्या कहा जाता था। तो मिस्र के राजा को यहाँ पर ऑप्शन A है महाराजा, वांग, फराहो, प्रशासक। तो इसका जो दूसरा उत्तर है फराहो वो सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। 3 में यहाँ पर हमें लिखा हुआ है शास्त्रों में धर्म के कितने लक्षण बताए हैं। तो शास्त्रों में धर्म के यहाँ पर ऑप्शन A 15, B 10, C 18, 20, D जो ऑप्शन है उसमें 20 लिखा है। तो इसका जो उत्तर जो है B जो है 10, ये इसका उत्तर सही उत्तर है। B 10 लक्षण बताए गए हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आपने अपनी किताब में दोबारा से चेक कर लेना है। जो प्रश्न 3 है इसमें जो आपके उत्तर दिए हुए हैं भिवानी बोर्ड की साइड पर उसमें ग लिख दिया पर उत्तर में 10 लिखा हुआ है। ग 10 तो B में 10 है तो इसीलिए ये इसका सही उत्तर है। तीसरा है श्रीलंका कब, चौथा क्वेश्चन है श्रीलंका कब आज़ाद हुआ। तो श्रीलंका जो है 1948 में आज़ाद हुआ। तो C जो इसका ऑप्शन है वो उत्तर सही है। 5वां है यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। तो यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वो जो इसका पहला ऑप्शन ब्रुसेल्स है इसी देश में, इसमें यहाँ पर है, ब्रुसेल्स में है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है भारत के परमाणु परीक्षण कहाँ किए गए। तो उत्तर में है पंजाब, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान। तो इसका जो सही उत्तर है D राजस्थान इसका सही उत्तर है। तो 7 नंबर प्रश्न शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी ज़रूर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। अगला 7 नंबर प्रश्न है रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ। तो यह जो सम्मेलन है इसके जो उत्तर हैं क 1990, 1992, ग 1994 और घ है 1996। तो जिसका सही उत्तर है वो ख है 1992 में यह पृथ्वी सम्मेलन हुआ। इसके बाद 8 नंबर प्रश्न है। इसमें यहाँ पर हमें लिखा हुआ है बाघ परियोजना कब शुरू की गई। तो बाघ परियोजना जो प्यारे बच्चों है 1973 में शुरू की गई थी। तो इसका उत्तर जो लास्ट वाला 4 नंबर घ इसका उत्तर है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है। इसमें लिखा हुआ है इनमें से रबी की फसल है। तो रबी की जो फसल है प्यारे बच्चों वो गेहूं है, ख इसका उत्तर होगा। इसके बाद अगला 10 नंबर प्रश्न है। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है किस पत्तन को दीनदयाल पत्तन कहा जाता है। तो जो दीनदयाल पत्तन है इसमें जो हमारा ग उत्तर है कांडला, ये इसका सही उत्तर है। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है राष्ट्र सिद्धांत किसने दिए। तो राष्ट्र सिद्धांत राजीव गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ग जिन्ना, इनमें से कोई नहीं। तो जो ग है इसका जो उत्तर ग जिन्ना ने राष्ट्रवाद सिद्धांत दिए। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है क्रांतिकारियों, जो 12 नंबर में लिखा है क्रांतिकारियों की गीता किसे कहा जाता है। तो क्रांतिकारियों की जो गीता है प्यारे बच्चों इसमें जो उत्तर है
आनंदमठ, गीता रहस्य, कौमुदी। तो जो इसका जो ग उत्तर है कौमुदी को इसका क्रांतिकारियों की गीता कहा जाता है। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है तृतीय क्षेत्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो तृतीय क्षेत्र को जो अन्य नाम है प्यारे बच्चों वो है सेवा क्षेत्र के नाम से, सर्विस सेक्टर के नाम से जाना जाता है। 15 नंबर प्रश्न शुरू करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर कीजिए। तो इसके बाद 15 नंबर प्रश्न में हमें दिया हुआ है ऋण के औपचारिक स्रोत की कार्यप्रणाली पर नज़र रखता है। तो इसमें जो उत्तर है हमें दिए हुए हैं 4 ऑप्शन, इनमें हमने देखना है कौन सा सही है। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है ये इसका उत्तर सही है, जो RBI है। तो 16 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए डैश से ये की जाती है। तो किस में की जाती है? सभी देशों की जो प्रति व्यक्ति आय है वो डॉलर में की जाती है। अगला 17 नंबर प्रश्न है इसके बाद वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टियां हैं। तो जो हमारे देश में राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या है ये इसमें बताना है। तो वर्तमान में जो बी उत्तर है ख 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न है भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया। तो इसको 1 नवंबर 1947 को लागू किया गया, ख इसका सही उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी यानी BJP जो वर्तमान सरकार है इसका गठन कब हुआ? इसकी पार्टी का गठन कब हुआ? तो यह 1980 इसका उत्तर है। अगला 20 नंबर प्रश्न है कौन सा देश साथ लेकर चलने का उदाहरण है? कौन सा देश साथ लेकर चलने का उदाहरण है? तो इसका उत्तर है क भारत इसका सही उत्तर है। आइए इसके बाद अगला हम 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये सभी 1 नंबर के थे। अब सेक्शन बी है, इसमें ये प्रश्न जो हैं 2-2 नंबर के हैं। सेक्शन बी का 21 नंबर प्रश्न शुरू करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो 21 नंबर प्रश्न में पूछा गया है सरस्वती सिंधु के किन नगरों में किलेबंदी के साक्ष्य मिले हैं? तो ये इसका जो उत्तर है प्यारे बच्चों, जो इसमें जो लिखा हुआ है किन नगरों में किलेबंदी के साक्ष्य मिले हैं, तो इसमें जो किलेबंदी के साक्ष्य मिले हैं वो जगहों के नाम हैं लोथल, कालीबंगा और बनावाली। ये 3 जगहों के नाम हैं। इसके बाद 22 नंबर प्रश्न है सभी सड़कें रोम को जाती हैं, इस कथन का क्या अर्थ है? तो इसमें हमने इस कथन का अर्थ बताना है यानी मीनिंग बताना है। तो ये आपका जो 22 नंबर प्रश्न है उसका उत्तर है रोम में सड़कों का जाल बिछा है। रोम की सड़कें रोम को अन्य देशों और शहरों से जोड़ती हैं। तो ये इसका उत्तर है। जो पहला 21 नंबर था उसके जो 3 मैंने नाम लिए थे जगहों के, ये यहाँ लिखे हुए हैं। इसके बाद आइए जो अगला प्रश्न है 23 नंबर, इसको देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न में हमें पूछा गया है जलोढ़ मृदा की 2 विशेषताएं बताइए। तो इस मृदा के हमने जो 2 विशेषताएं हैं यानी करैक्टरिस्टिक है वो लिखने हैं। तो यहाँ पर इस मृदा की जो 2 विशेषताएं हैं वो लिखी हुई हैं। ये अधिक उपजाऊ है और दूसरा है पोषक तत्वों की अधिकता है। 2 नंबर का है तो आप ये 2 पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर राष्ट्रीय उद्यान की परिभाषा बताइए। तो जो नेशनल पार्क है हमने उसकी डेफिनेशन देनी है। तो यह आपकी 24 नंबर प्रश्न की जो परिभाषा है वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए आरक्षित किया गया क्षेत्र जो है वो नेशनल पार्क कहलाता है। तो इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न में हमें पूछा गया है विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? तो विकेंद्रीकरण का आपने अर्थ लिख देना है सत्ता की शक्तियों का विभाजन, स्तर पर विभिन्न स्तर पर विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर एट डिफरेंट लेवल। तो ये विकेंद्रीकरण का अर्थ है। इसके बाद इस सेक्शन का जो लास्ट क्वेश्चन है बी पार्ट का मांग 26 नंबर, मांग जमा को मुद्रा क्यों समझा जाता है? तो इसमें आपने लिखना है
माध्यम से जमा राशि निकलवाई जा सकती है और चेक के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई भी जा सकती है। तो ये आपके 26 नंबर प्रश्न का उत्तर है। इसके बाद आइए अब सेक्शन सी में 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो सेक्शन सी में जो प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है नीचे दिए गए 27 नंबर में उदाहरण को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हों और दो दलों से ज़्यादा के लिए अपने दम पर या दूसरे से गठबंधन करके सत्ता में आने को ठीक ठाक अवसर हो तो इसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। भारत में ऐसी ही बहुदलीय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में कई दल गठबंधन बनाकर भी सरकार बना सकते हैं। जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला देती हैं तो इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। 2004 में ऐसे 3 प्रमुख गठबंधन थे। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न में पूछा है भारत में किस प्रकार की प्रणाली है, तो आपने इसका जो उत्तर लिख देना है वो है इस भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। दूसरा है बहुदलीय व्यवस्था किसे कहते हैं, तो इसका जो उत्तर है आपने लिख देना है जो यहाँ ये लिखा हुआ है अनेक दलों जो है यहाँ से आप शुरू करके लिख सकते हैं। ऐसी व्यवस्था को बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। जब अनेक दल एक साथ होड़ में आते हैं, दो ज़्यादा अपने दम पर दूसरे से गठबंधन का में सत्ता में आने के लिए ठीक ठाक अवसर हो और बहुदलीय व्यवस्था हो, भारत में ऐसी व्यवस्था को बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, तो आप समझ ही गए जो बहुदलीय व्यवस्था है इसको गठबंधन सरकार कहते हैं। जब ये पार्टियां मिलकर जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ते हैं और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला देती है तो इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। 2004 में कितने गठबंधन हुए, जो 4 नंबर प्रश्न है, तो 2004 में ऐसे 3 प्रमुख गठबंधन हुए थे। तो इसका एक बार फिर से आप उत्तर देख लीजिए। तो ये यहाँ पर जो है जैसे मैंने आपको बताया बहुदलीय प्रणाली है जिस प्रणाली में 2 से अधिक दल होते हैं। जब 2 या 2 से अधिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं उसे गठबंधन कहते हैं। और चौथे का है 3। तो ये 4 उत्तर हैं जो चारों प्रश्न आपने अभी देखे। इसके बाद जो अगला प्रश्न है हम 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो आइए अब 28 नंबर प्रश्न करते हैं। 28 नंबर प्रश्न में भी हमने ये पैरा पढ़कर उत्तर देने हैं। 28 यहाँ पर लिखा हुआ है सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती हैं जो बाजार के नज़दीक हों, जहां कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो। साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकार की नीतियों पर भी नज़र रखती हैं जो उनके हितों को देखभाल करती हैं। वे भूमि, भवन, मशीन, अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मृदा को निवेश कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। तो ये 4 प्रश्न है। पहला है बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती हैं, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती हैं प्यारे बच्चों, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उद्योग स्थापित करती हैं। तो दूसरा है विदेशी निवेश का क्या अर्थ है, तो विदेशी निवेश क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। एक बार फिर से तीसरा प्रश्न है बहुराष्ट्रीय कंपनियां किन स्थानों को निवेश के लिए उपयुक्त मानती हैं, तो जो स्थान जो हैं तो जो बाजार के नज़दीक हो, जहां कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम जो है उन्हें उपलब्ध हो जाए, वो उन स्थानों को अच्छा मानती हैं। निवेश क्या है, लास्ट प्रश्न है 4 नंबर। तो निवेश क्या है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए जो पैसा है, जो धन लगाया जाता है देश में, उसको निवेश कहते हैं। भूमि, भवन, मशीन, अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय किया गया धन है जो उसको निवेश कहते हैं। तो एक बार फिर से आप जो इन चारों के उत्तर देख लीजिए। तो ये जहाँ पर लिखे हुए हैं ऐसी कंपनियां जो एक से अधिक देश में उत्पादन और वितरण पर नियंत्रण करती हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया गया निवेश, निवेश का मतलब जो धन वो लगाती हैं देश में, उसको विदेशी निवेश कहते हैं। बाजार के नज़दीक हो और सस्ते श्रमिक उन्हें उपलब्ध हों। 4 नंबर का भूमि, भवन और मशीन और अन्य उपकरणों। तो ये इनके जो उत्तर हैं 28 नंबर प्रश्न के आपने देख लेने हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न है 29 नंबर, तो ये सेक्शन डी है प्यारे बच्चों। इसमें जो अंक हैं वो 3-3 अंक के ये 5 प्रश्न आपने करने हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है सरस्वती सिंधु सभ्यता की मोहरों का वर्णन करो। जो सरस्वती सिंधु सभ्यता की मोहर हैं उनका हमने वर्णन करना है। तो सेक्शन डी का जो 29 नंबर प्रश्न है, तो इसमें जो इसका उत्तर है आपने ये लिख देना है। यहाँ पर आपके जो है
डी सेक्शन में दिखाया हुआ है। मोहरें चकोर थी, मोहरें आयताकार थी, मोहरों पर पशु पक्षियों और देवी देवताओं के चित्र बने थे। तो ये उनकी विशेषताएं थी, ये आपने लिख देनी है। इसके बाद प्यारे बच्चों आपका 29 नंबर के बाद 30 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध के 4 आर्या सत्या बताओ। तो जो 4 ट्रुथ हैं गौतम बुद्ध के हमने वो लिखने हैं। तो इसमें सबसे पहले आपने जो लिखने हैं ये यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। जो 30 नंबर में जो उत्तर है, सबसे पहला पॉइंट है संसार के जन्म मरण संयोग वियोग लाभ हानि दुख, सभी प्रकार के दुखों का निवारण वासना है। जो वासना है वो दुखों का कारण है, वासना से छुटकारे से ही दुखों का निवारण होता है। और 4 नंबर आपने लिख देना है, अष्ट मार्गों से दुखों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। तो इस तरह अगर इसको देखें तो ये 4 पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं, आप 3 लिख सकते हैं इनमें से कोई भी। तो ये 3 अंक का है तो आपको 3 अंक मिल जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है 31 नंबर, इसमें यहाँ लिखा हुआ है भूमि निम्नीकरण की व्यवस्था को कैसे हल किया जा सकता है। तो जो लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो जो इसका उत्तर है 31 नंबर प्रश्न का यहाँ पर लिखा हुआ है आपके, ये वनों जो इसको हम कैसे कर सकते हैं, जो वनोन्मूलन होता है भूमि डिग्रेडेशन का मतलब वन रोपण करके ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर, पेड़ों की रक्षा मेखला बनाकर, और तीसरा है उर्वरकों का सीमित प्रयोग करके हम भूमि का डिग्रेडेशन से बचा सकते हैं। इसके बाद ये भी 3 नंबर का है, आपने 3 पॉइंट लिखने हैं। इसके बाद 31 के बाद आपका 32 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में, छोटा कर लें थोड़ा सा इसको, राजस्थान में आदर्श शुष्क क्षेत्रों में जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है। जो शुष्क क्षेत्र है राजस्थान में उनमें जो जल को किस प्रकार से संग्रहण किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है आपके, ये जो है 3 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर भी 3 पॉइंट लिखने हैं। पानी को घरों टैंकों में पानी संग्रहित किया जाता है, तो घरों में टैंकों में संग्रहित किया जाता है। छत छलवा होती है जो पाइप के माध्यम से टैंक से जोड़ा जाता है। तीसरा है वर्षा का पहला जल संग्रहित नहीं किया जाता क्योंकि वो साफ नहीं होता है। तो ये 3 पॉइंट आपने यहाँ पर लिखने हैं। इसके बाद 33 नंबर प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्तर की सरकारों का महत्व हमने बताना है। जो लोकल लेवल पर गवर्नमेंट होती हैं उनका आपने जो महत्व है, इम्पोर्टेंस है वो बतानी है। तो यहाँ पर आपके लिखे हुए हैं ये 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, 3 अंक का है, आप 3 भी लिख सकते हैं। इसमें लिखा है लोकतंत्र को मजबूत बनाती हैं लोकल सरकारें, केंद्र पर अधिक दबाव नहीं रहता। तीसरा पॉइंट है जन भागीदारी बढ़ती है, और 4 नंबर है राजनीतिक जागरूकता बढ़ती है। तो ये आपने इसमें 33 नंबर में पॉइंट लिख देने हैं। इसके बाद अगला जो सेक्शन है आपका ई सेक्शन। प्यारे बच्चों ई सेक्शन में जो ये 4 प्रश्न हैं 34, 35, 36 और 37 नंबर ये प्रश्न है, ये 5-5 अंक के हैं। तो सेक्शन ई का 34 नंबर प्रश्न शुरू करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ऐसी वीडियो और देखने के लिए अपने दोस्तों मित्रों में इन वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम 34 नंबर प्रश्न करते हैं। इसमें लिखा है सरस्वती सिंधु सभ्यता की विश्व को क्या देन है। तो दूसरा प्रश्न फिर देखते हैं, पहले हम इसका उत्तर कर लेते हैं। तो विश्व को क्या देन है सरस्वती सिंधु सभ्यता की, तो ये यहाँ पर लिखे हुए हैं पॉइंट आपके ई सेक्शन में। तो ये भी प्यारे बच्चों यहाँ पर इसने 3-3 अंक के लिखे हुए हैं, उस तरफ 4 के लिखे हुए हैं, ये आपने चेक कर लेना है। तो पहला पॉइंट है नगर निर्माण योजना, दूसरा है सुरक्षा स्वास्थ्य स्वच्छता के क्षेत्र में योगदान, और तीसरा पॉइंट है बैलगाड़ी और नाव निर्माण, और चौथा पॉइंट है कांस्य धातु का निर्माण। तो ये इसकी देन है। तो इसके बाद अगला जो इसका और में प्रश्न है वो लिखा हुआ है हमें यहाँ पर, क्रांति 1857 की क्रांति के सामाजिक धार्मिक व राजनीतिक कारणों का वर्णन करो। जो 1857 में क्रांति हुई थी उसके हमने राजनीतिक सामाजिक कारण लिखने हैं। तो ये यहाँ पर आपने और में लिख देने हैं। इसमें जो पॉइंट लिखे हुए हैं कृषि का फैलाव, भूमि खेती, जूम खेती विस्तार, खनन, वनों का काटना, अवैध शिकार जो था, ये इसके कारण थे जो 1857 की क्रांति के
कारण थे। उसके बाद अगला जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 35 नंबर प्रश्न है। 35 नंबर में लिखा है भारत में पाई जाने वाली काली मृदा का वर्णन कीजिए। और दूसरा प्रश्न है भारत में वनस्पति और प्राणी जात के ह्रास के कारणों का वर्णन कीजिए। इनमें से आपने एक करना है। तो आइए बारी बारी से हम इन दोनों के उत्तर देख लेते हैं। पहले हम काली मृदा का जो वर्णन है इसको देखते हैं। तो काली मृदा में यहाँ पर लिखा हुआ है, यह जो काली मृदा है यह महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है। यह कपास के लिए अधिक उपयोगी है। नंबर 3 है कार्बन की इसमें अधिकता होती है और कम सिंचाई की आवश्यकता है, यानी इसे कम जल की आवश्यकता होती है। तो यह है जो काली मृदा की विशेषताएं हैं। जैसे दूसरा प्रश्न हमें पूछा गया था यहाँ पर, भारत में वनस्पति और प्राणी जात के ह्रास के कारणों का वर्णन करो। तो इसमें हम यहाँ पर लिख देंगे जो प्राणी जात जो क्यों ख़त्म हो रहे हैं, जानवर जीव जंतु हैं जो, इसके कारण है वनों को काटना, अवैध व्यापार, कृषि का विस्तार और जंगलों में आग लगना। इसके कारण ये जीव जंतु हैं जो जंगलों से कम हो रहे हैं। इसके बाद इसका अगला प्रश्न है भारत संघ की जो 36 नंबर प्रश्न में लिखा है, भारतीय संघ की भाषा नीति की प्रमुख विशेषताएं बताओ। तो अथवा में इसके एक और इसका प्रश्न लिखा हुआ है हमें, जहां हमने ये करना है आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं। तो सबसे पहले हम ये करते हैं भारतीय संघ की भाषा नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, इसका उत्तर हम देखते हैं। तो इसमें यहाँ पर हमें लिखा हुआ है 36 नंबर के उत्तर में, संविधान के भाग 8 में 22 भाषाएं हैं। दूसरा पॉइंट है हिंदी भाषा, हिंदी राज्य भाषा है जिसको 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया। तीसरा पॉइंट है भारत में 40% लोग, तो यहाँ पर इसमें हिंदी लिखना रह गया, भारत में 40% लोग हिंदी बोलते हैं, ये यहाँ लिखना था इसने। और तमिलनाडु में डीएम के द्वारा विरोध किया गया। तो ये जो है इसके मेन पॉइंट हैं जो इसमें आपने लिख देने हैं। इसके बाद जो अगला पार्ट है आपका और में जो क्वेश्चन था, आधुनिक लोकतंत्र की व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके, तो हमने अलग अलग जो तरीके हैं उस पर बात करनी है और में। तो और में यहाँ पर आपने 4 पॉइंट लिख सकते हैं, सरकार के विभिन्न अंगों में साझेदारी, सत्ता की शक्ति का विभिन्न स्तर पर विभाजन, और तीसरा पॉइंट है टकराव से मुक्ति, और चौथा है सत्ता में समान भागीदारी। तो ये आपका जो अथवा में 36 नंबर प्रश्न का उत्तर है। इसके बाद जो 37 नंबर प्रश्न है इसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है मानव विकास सूचकांक क्या है, इसके घटकों का वर्णन करो, जहाँ उपभोक्ता के अधिकारों का वर्णन करो। ये 2 प्रश्न हैं। पहले हम मानव विकास सूचकांक क्या है इसके घटकों का वर्णन देखते हैं, फिर हम इसका जो दूसरा प्रश्न है अथवा है उसमें करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है HDI जीवन सूचकांक की गुणवत्ता को मानव विकास सूचकांक कहते हैं। तो इसमें जो मेन पॉइंट है दीर्घ आयु, शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आयु, इन पॉइंटों को इसमें शामिल किया जाता है। तो दूसरा प्रश्न जो इसमें और था, इसमें था उपभोक्ता के अधिकारों का वर्णन करो। तो हमने जो उपभोक्ता के अधिकार हैं इनको देखना है। तो इसके जो मेन पॉइंट हैं आपने लिख देने हैं। इसमें सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है सुरक्षा का अधिकार। तो जो सुरक्षा का अधिकार है, इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखा है सुरक्षा के अधिकार के बाद सुनाई का अधिकार, चुनने का अधिकार, सूचना का अधिकार, शिकायत करने का अधिकार। तो ये इसमें जो मेन 5 पॉइंट हैं आपने इसमें लिख देने हैं। तो आपने इनका उत्तर लिखते समय इनमें जो पॉइंट दिए हैं हम उत्तर में आपको मैंने अभी बताए, तो इनकी आपने एक्सप्लेनेशन भी ज़रूर देनी है। तो प्यारे बच्चों, ये जो F सेक्शन है आपका, ये मैप है 5 नंबर का। इसके बाद अगला जो प्रश्न है विश्व मानचित्र पर स्थिति दर्शाएं। तो ये आपने विश्व मानचित्र पर दर्शाना है मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता। भारत के मानचित्र पर आपने दर्शाना है मयूरभंज, लो अयस्क क्षेत्र, सेलम इस्पात केंद्र, कोलकाता बंदरगाह। तो ये 5 आपने विश्व के और भारत के मानचित्र पर अलग अलग दिखाने हैं। तो इसके लिए प्यारे बच्चों आपको पेपर में एक मैप दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर विश्व का और भारत का 2 मैप अलग अलग से दिखाए गए हैं। तो इनमें आपने इन सभी को
अलग अलग दर्शा देना है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगली वीडियो में आपके लिए जो इसका जो कोड बी है उसके लिए उसकी वीडियो बनाऊंगा एसएसटी की आपकी, और अन्य सब्जेक्ट की वीडियो भी आपकी इस चैनल पर उपलब्ध हैं। विज्ञान गणित की सभी वीडियो हैं जो इस चैनल पर जो पेपर की कोड वाइज हैं मैं आपके लिए बना रहा हूं, वो आपको जल्दी जो दूसरी वीडियो हैं जो उपलब्ध हैं आप देख लें, और जो अभी उपलब्ध नहीं है कोड वाइज उनको भी हम जल्दी इस चैनल पर डाल देंगे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।